पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त जलसे से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मुझ पर क़र्ज़ था, फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों के हुकूक़ के मामलात की पहरेदारी करूं, और जो सदारती रेफरेंस का मामला जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का है उस पर सुनवाई हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो हक़ था, क़र्ज़ था, वो मैंने अदा कर दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी अपनी ज़बान से नहीं फिरती है, जो वादे करती है उन्हें पूरा करती है, और हम अपने मंशूर के ज़रिए आइंदा के लिए भी एक इनकलाबी प्रोग्राम देंगे कि जिससे पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मसला इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की जो सोच है वो तंग है, उन्हें लोगों की गुर्बत, बेरोज़गारी, ये बढ़ती हुई महंगाई, ये मामलात नज़र नहीं आते, हमें नज़र आते हैं। हम वाहिद सियासतदान हैं, वाहिद सियासी जमात हैं जिन्होंने लोगों से मिलना होता है, लोगों के सवालों का सामना करना होता है और उनके मसाइल का हल तलाश करना होता है, अब भी तलाश करेंगे। जबकि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ ख़िताब किया और उनकी जानिब से एक मंशूर पेश किया गया, एक 10 निकाती एजेंडा उन्होंने पेश किया, जिसमें बिजली 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए सोलर पैनल के ज़रिए उन्हें ख़ुद कफ़ील करने का मंसूबा है। फिर बाकी जो सारिफीन हैं उनके लिए सस्ती बिजली के लिए ग्रीन एनर्जी पार्क्स लगाने का मंसूबा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मयारी तालीम के लिए हम काम करने जा रहे हैं और मुल्क भर में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन पर काम होगा, मयारी तालीम हम लोगों को देंगे, सेहत के शोबे में काम करेंगे वैसे ही जैसे हमने सिंध में किया। फिर उन्होंने ऐलान किया कि 30 लाख घर बनाएंगे, अपनी ज़मीन अपना घर का उन्होंने नारा लगाया और कहा कि इससे पहले भी हम हाउसिंग सेक्टर में काम कर चुके हैं, कच्ची आबादियों का स्टेटस बदलवाना हो या दीगर मामलात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर चुकी है। अब की बार अगर हमें मौका मिला तो हम 30 लाख घर बनाकर देंगे। दूसरी तरफ किसान कार्ड की उन्होंने बात की और कहा कि हारी को, किसान को डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, और इसके अलावा मज़दूरों के हुकूक़ के लिए उन्होंने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड, जिसके ज़रिए सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और दीगर मामलात जो है वो शामिल है, उन्होंने उसका भी ऐलान किया। नौजवानों के लिए एक यूथ कार्ड का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि अगर हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं और मुश्किल पैच से गुजर रहे हों तो इस बीच 1 साल के लिए उनकी माली मदद का हम मंसूबा रखते हैं ताकि वो अपने लिए रोज़गार के मौक़े जो हैं वो पैदा कर सकें। जबकि भूख के मुकाबले के लिए उन्होंने कहा कि भूख मिटाओ प्रोग्राम हमारा पहले से मौजूद है, हम उसको मज़ीद फ़ाल करेंगे, उसके दायरा कार को बढ़ाएंगे। ये 10 निकाती एजेंडा मंशूर पेश करने के बाद उन्होंने अपने जयालों से, अपने पार्टी वर्कर्स से, कारकुनों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे अक्सरियत चाहिए, और उन्होंने कहा कि जयालों सेंचुरी क्रॉस करके मुझे आपने जितवाना है। तो ये सारे मामलात हैं। और फिर लाहौर की तरफ, पंजाब की तरफ आए और उन्होंने कहा कि लाहौर है, लाहौर इलेक्शन के लिए तैयार है, लाहौर के लोगों का भी तरक्की का उतना ही हक़ है जितना कि कराची के आवाम का है, लड़काना, सखर, नवाब शाह के आवाम का है। और उन्होंने फिर सवाल पूछा कि क्या लाहौर की किस्मत यही है कि एक बंदा उन पर चौथी बार मुसल्लत किया जाए। लाहौर अब तैयार है और लाहौर चाहता है कि वो एक तरक्की पसंद सियासी जमात के साथ हो, और तरक्की पसंद सियासी जमात के हिस्से में अपना वज़न डालकर लाहौर भी, पंजाब भी तरक्की करना चाहता है। तो ये गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं जो बरसी की तकरीब थी, एक मरकज़ी तकरीब थी, जलसा था जिसमें पाकिस्तान भर से जयालों ने शिरकत की। और आज के दिन यहाँ एक मंशूर की सॉफ्ट लॉन्च आप कह सकते हैं उसको किया गया है। बाकायदा तौर पर तफसीली जो मामलात होंगे उसके लिए प्रेसर्स का एहतमाम होता है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, लेकिन आज एक 10 निकाती एजेंडा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश कर दिया गया है कि अगर वो आइंदा आम इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। खैर आज के दिन शदीद धुंध भी पड़ रही है पंजाब में, और इस धुंध की वजह से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बुरी तरह से मुतासर हैं। आपसे कुछ देर पहले तक ये खबर आई थी कि शदीद धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि CTO लाहौर के हुक्म पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। CTO लाहौर अम्मारा अथर ने सर्कल अफसरान को दाखिली और खारजी रास्तों के विजिट्स का भी हुक्म दिया, और उनका ये कहना है कि मोटरवेज़ की बंदिश से शहर में गैर मामूली लोड बढ़ेगा। तो आज शाम गए ही आप कह लीजिए कि एक शदीद धुंध जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों में उतरी है, और ये सिलसिला वैसे अमूमन रात को 10-11 बजे के बाद देखने में आ रहा था, लेकिन आज मगरिब से ऑनवर्ड ही, बल्कि दिन भर भी ये कुछ सूरत हाल थी, और अब तो मज़ीद डेंस हो गई है फॉग। तो इस सारी सूरत हाल में क्या तरतीब है, क्या तैयारियाँ, क्या मामलात हैं? अरसलान हैदर हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। अरसलान, कहिएगा मोटरवे कहाँ कौन कौन से सेक्शंस हैं जो बंद किए गए हैं, और लाहौर पुलिस की क्या तैयारी है, क्योंकि CTO साहिबा ये कहती हैं कि लाहौर में ट्रैफिक का ज़ोर पड़ेगा, क्या उसका अल्टरनेट प्लान है फिर? जी बिल्कुल, देखें कि धुंध ने जो है वो डेरे डाली हैं। मोटरवेज को तो पूरी तौर पे बंद कर दिया गया है, और मोटरवे M2 को लाहौर बाबू साहब से पोर्ट मोहम्मद तक बंद किया गया। इसी तरह लाहौर का जो दूसरा दाखिली खारजी रास्ता है ठोकर न्याज ब्रिज,
वहां से भी कोर्ट कॉमन तक जो है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए मोटरवे M2 को बंद किया गया है। मोटरवे M3 जो है वो लाहौर से रजाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, और मोटरवे M11 जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसको भी मुकम्मल तौर पर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद मोटरवेज को तो बंद होने से शहर में जो है वो ट्रैफिक का दबाव ज्यादा हो जाता है, लेकिन आज शहर में भी विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त 100 मीटर तक रह गई है। धुंध जो है वो इंतहाई ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपने वार्डन्स को हाई अलर्ट कर दिया और जगह जगह पर पिकेट्स लगाई गई हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि ट्रैफिक दबाव जो है उसको बरकरार रखा जा, उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि धुंध कम होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो वैसे भी स्लो चल रही है। केनाल रोड, गार्डन टाउन और इसके अतराफ में जितनी जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक धुंध जो है वो बहुत ज्यादा है, और वहाँ पर अब ट्रैफिक दबाव जो है वो काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए वार्डन जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लाहौर पुलिस भी काफी अलर्ट दिखाई दे रही है, और उनकी जानिब से भी जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि धुंध में वारदात का खतरा जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है, ट्रैफिक स्लो चल रही है, तो उसमें भी गश्त को बढ़ाने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, हमें अपडेट कर रहे थे कि लाहौर पुलिस भी इस वक्त मुतहरिक है, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अल्टरनेट रूट्स पर और दीगर जो मामलात हैं उन पर काम कर रही है, क्योंकि मोटरवेज बंद कर दिए गए हैं, लोगों को कहा जा रहा है गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। और शाम गए से ये सिलसिला आप कह लीजिए शुरू हो चुका है, मगरिब के बाद ये टेंस हो गई है मज़ीद जो फॉग है, और दिन भर भी ये सूरत हाल थी। कल तक हमने ये देखा कि 10-11 बजे के बाद ये पैचेस थे, लेकिन अब जो है वो मगरिब के बाद से ही सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा आप कह लीजिए डेंस है, और इस सिलसिले में जो पुलिस अफसरान हैं वो अपनी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। खैर ये रूटीन का मामला है, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा हुए फिर गिरफ़्तार हुए। पुलिस ने PTI रहनुमा को 9 मई GHQ हमला केस में हिरासत में लिया है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थाना आरे बाज़ार मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुकदमा नंबर है 981 और 708। इन दोनों मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जो गुज़श्ता रोज़ नज़रबंदी का हुक्मनामा जारी किया था वो वापस ले लिया है। पुलिस ने नज़रबंदी का हुक्म ख़त्म करने की इस्तदा की थी, क्योंकि मुकदमात ऑलरेडी थे और उन मुकदमात में गिरफ़्तारी डाली जा सकती थी, क्योंकि साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर की गई थी, और इस ज़मानत की मंजूरी के बाद रुबकार भी जारी हुए और फिर उन्हें नज़रबंद किया गया, और आज एक और मामले में यानी 9 मई GHQ हमला केस में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अलबत्ता इस गिरफ़्तारी से चंद लम्हों पहले बातचीत की और कहा कि उन्हें सियासी इंतकाम का माफ़ कीजिएगा निशाना बनाया जा रहा है, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है उन्हें गिरफ़्तार करके। उनकी बात सुनिए। नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ, और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी हुई और उनकी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि वालिद की गिरफ़्तारी के हवाले से आगाह नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज की भी कदर नहीं की जा रही है। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक़ है, जो कि उन्हें दिया जाना चाहिए। हमें इस वक्त कोई इंतज़ामी जब वो अरेस्ट कर रहे थे, हमें तो लगा था कि MPO के तहत कर रहे हैं। अब हमें टेलीविज़न से पता चला है कि उन्होंने एक नई FIR में किया है, तो हमें तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। ये नहीं बताया कि किस केस में अरेस्ट करें, ये नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं, ये नहीं बताया अब आज रात को उन्हें रिमांड के लिए प्रेजेंट करेंगे, उन्हें अडियाला लेके जाएंगे, उन्हें किसी और जगह लेके जाएंगे। हमें इसमें कुछ मालूम नहीं है, और जिस अंदाज में और जिस तरीके से मेरे वालिद को गिरफ़्तार किया गया, ना उनकी उम्र का लिहाज किया, ना उनके रुतबे का लिहाज किया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी पर उनकी साहबजादी क्या बता रही हैं और मामलात हैं क्या, ज़रा सजाद चौधरी हमारे नुमाइंदे रावलपिंडी से उनसे तफसील जानने की कोशिश करते हैं। सजाद, कहिएगा, जिस तरह से ये मेहरबानों का दावा है कि 3 MPO की मनसूखी का उन्हें नहीं पता था, फिर गिरफ़्तारी से मुतालिक भी इल्म नहीं था, मामलात रहे क्या दिन भर, और इस वक्त क्या पता चल रहा है, उन्हें पेश किया जा रहा है रिमांड के लिए या नहीं? जी बिल्कुल, जैसे कि मेहरबानों ने कहा, मेरी जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने भी आगे से मुझे यही कहा, जैसे उन्होंने मीडिया पे कहा कि हमें बताया नहीं गया कि उनकी गिरफ्तारी है, उन्होंने यही कहा कि 3 MPs के तहत हम समझ रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए। हम आपको थोड़ी सी इसकी तफसीलात अगर बताएं तो कल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से ये एक नोटिस जारी किया गया था कि 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी को नज़रबंद किया जाएगा अडियाला जेल के अंदर, जो आज सुबह जो है वो ख़त्म कर दिया गया और शाह महमूद कुरैशी को रहा किया गया। जब रहा किया गया तो
تو اس کے بعد فوراً ہی جب وہ اپنا ڈیالہ جیل سے باہر نکلے تو وہاں سے جو راولپنڈی پولیس آرا بازار کی جو پولیس ہے تھانہ ایس ایچ او جو وہاں کا, اس نے اس کو اریسٹ کر لیا. جیسے کہ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جب ڈیالہ جیل سے باہر آ رہے ہیں تو وہ ایک صفحہ لہرا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے پاس رہائی کے آرڈر جاری ہیں, تو آپ مجھے کس کیس کے ذریعے جو ہے وہ گرفتار کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی, وہاں پہ انہوں نے آوازیں لگائیں, میڈیا کو بھی آوازیں لگائیں کہ یہ دیکھیں مجھے گرفتار کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک درخت کو بھی پکڑا, گاڑی کو بھی پکڑا, پر بہرحال راولپنڈی پولیس نے ان کو پھر ایک دفعہ سے گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد آج ان کو راولپنڈی یہاں پر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا تھا, جو ابھی تک جو ان کو وہ وہاں پیش نہیں کیا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پیش کیا جاتا ہے, یعنی ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی اور جو مقدمات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کے اوپر 9 مئی کے 2 مقدمات راولپنڈی, ایک تھانہ آرے بازار اور ایک صدر برونی کی میں وہاں پہ ان کے پاس مقدمات درج ہیں. توڑ پھوڑ کے واقعات میں ان کے مقدمات درج ہیں. شاہ محمود قریشی کے مقدمہ نمبر 981 اور 708 میں گرفتاری ڈالی گئی ہے. راولپنڈی پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ڈیالہ جیل سے تھانہ آرے بازار منتقل کر دیا گیا, پر پولیس شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے انہیں آج ڈیوٹی جج مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا تھا, جو ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا گیا. البتہ گرفتاری ان کی 2 مقدمات میں ہو گئی ہے. 2 مقدمات درج ہیں 9 مئی سے متعلقہ, 981 708. اچھا سجاد یہ بتائیے گا کہ آج کوئی امکان ہے مزید, کیونکہ آپ کہہ لیجیے آفیشیل آرز ختم ہو گئے ہیں, دفتری اوقات ختم ہو گئے ہیں, تو اب تو نہیں, اب تو یہ کل ہی پیش کیا جائے گا, یا کوئی ایکسیپشن ہے آج کے دن کی جسمانی لگ تو نہیں رہا کہ آج کسی وقت ان کو رات کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا یا رہا کیا جائے گا. اس طرح کے چانسز کیوں نہیں لگ رہے, کیونکہ اگر انہوں نے پیش کرنا ہوتا تو ایک جو اپنا راولپنڈی میں جو جج ہے وہ ایک جج جو ہے دہشت گردی کے جو عدالت کے جج ہیں وہ ایک جج تو چھٹی پہ ہیں, تو جو پیچھے دوسرا جج ہے وہ بھی شاید آئی تھنک ان کے سامنے بھی ان کو آج پیش نہیں کر سکتے. تو مشکل لگتا ہے کہ آج کی رات میں ان کو کہیں کسی صورت میں بھی پیش کیا جائے گا, کیونکہ اب تو ڈیوٹی ٹائم بھی آف ہو گیا ہے عدالت کا, اور ہو سکتا ہے کہ کل اس کو عدالت میں کسی ٹائم پیش کر دیا جائے. آج کے لیے امکانات کچھ کم لگ رہے ہیں. البتہ 2 مقدمات ہیں 9 مئی کے جی ایچ کیو پر حملے سے متعلق, اور ان دونوں مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. سابق وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی, آج رہا ہوتے ہی دوبارہ فوراً سے گرفتار ہو گئے, جس پر بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ سے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ نے ضمانت منظور کی ہے. شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں. الیکشن کمیشن کا جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن واضح میں کر رہا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ کوئی بھی ٹرائل الیکشن کمیشن کا اس میں سیکریسی انوالو نہیں ہو سکتی, اور یہ ٹرائل نہ ان کیمرہ ہو سکتا ہے نہ یہ جیل میں ہو سکتا ہے. تو اس کو تو ہم چیلنج کریں گے کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پہ دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے, تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درآمد ہو اور وہ جیل سے باہر آ جائے. دوسری جانب توشہ خانہ نااہلی کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست, سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کی درخواست فوری سننے سے معذرت کر لی. کہا 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں, کیس چھٹیوں کے بعد 3 رکنی بینچ سنے گا. عدالت عظمیٰ کا پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست کل سننے کا عندیہ البتہ سامنے آ رہا ہے. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست شاید کل لگ جائے. توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر نمبر الاٹ کر دیا گیا. اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے. 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ اس معاملے کو سنے گا, لیکن چھٹیوں کی وجہ سے یہ 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں ہے, اس لیے توشہ خانہ فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر ہوئی ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. البتہ 22 دسمبر کا جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے حکم نامہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس پر توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق کل سماعت کا عندیہ دیا گیا ہے. توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم آج عائد نہیں ہو سکی ہے. سابق وزیر اعظم کے وکیل شعیب شاہین پیش نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن نے یوں سماعت بغیر کارروائی 3 جنوری تک ملتوی کی. ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے اڈیالہ جیل میں اس معاملے کی سماعت کی. فواد چودھری اور سابق وزیر اعظم پر آج کے دن جو فرد جرم عائد ہونا تھی وہ نہیں کی گئی ہے, کیونکہ جو شعیب شاہین ہیں جو پریزنٹ کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم کو بانی پی ٹی آئی کو, وہ آج پیش نہیں ہوئے. البتہ اب اس معاملے کی جو سماعت ہے وہ آگے بڑھا دی گئی ہے. آج کے دن کوئی کارروائی اس سلسلے میں نہیں ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کیس میں اہم ریمارک سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم کیا کریں.
सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया, मरदम शुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा, अभी इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर होने दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इज्जत देना होगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देर में पुरानी मरदम शुमारी पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बोले, आप क्या चाहते हैं, तौहीन अदालत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं? इंतखाबात का मौसम है, ऐसे में अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान बहाल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने रुजू किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इस मामले को देखें लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ और अब तौहीन अदालत का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। जबकि हल्का बंदियाँ हदबंदियों के मामला को जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को पत्थर पर लकीर करार देते हुए ये कहा है कि जो भी मामलात होंगे हल्का बंदियों से मुताल्लिक, जो भी तनाज़ात हैं या एतराज़ात हैं, उन्हें इंतखाबात के बाद देखना होगा। अभी इन एतराज़ात को एंटरटेन करके इंतखाबात में, इंतखाबी प्रोसेस में या इलेक्शन डे पर कोई जो है वो कदगन नहीं लगाई जा सकती, उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी है, एक मरतबा फिर वो गिरफ़्तार हुए हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं, 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं और आज के दिन उन्हें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर गिरफ़्तार किया गया है और 981 एक मुकदमा बताया जा रहा है जो आरे बाज़ार में दर्ज है और एक 708 नंबर मुकदमा है। इन दोनों मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई। अलबत्ता आज उन्हें अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत में पेश नहीं किया गया। उनके जिस्मानी रिमांड के लिए कोशिशें शुरू होना थी लेकिन वो नहीं हो सकी हैं। मामलात हैं क्या, माहौल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, इस्लामाबाद का माहौल क्या है, क्योंकि मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या अंदाज़े हैं आपके, इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं या कुछ चीज़ें बदल गई हैं पहले से? जी, जो सियासी सूरत हाल है उसको अगर हम देखते हैं तो कहीं एक तरफ तो ये लग रहा है कि शेड्यूल जो है उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन सम एक्सटेंट बाद जगहों पे ये भी अब रूमर्स दोबारा से चलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म है कि इस हवाले से कोई रूमर जो है सुनी जाए और ना कही जाए। तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, कुछ जो मैटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उन मामलात के ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, जिसको कहा यह जा रहा है कि शायद उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए कुछ वक्त जो है वो कुछ वक्त के लिए उनके कुछ रहनुमाओं को जो है वो फ्री विल के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, इस तरह की काफ़ी गॉसिप्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे चल रही हैं। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने मंशूर का ऐलान किया है और सुबह से ये बात इस्लामाबाद के हलकों में चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जवानों के लिए और नौजवान जो तबका है उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, उसके साथ साथ गरीबों को, मज़दूरों को, हारियों को, वो उनके लिए भी कोई प्लान जो है वो लेके आ रही है। तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो तकरीर थी उनकी वालदा की बरसी पे, तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने वो दी हैं निस्बतन इसके कि एक अवामी इलेक्शन इसको बनाया जाए। वो आज पहली कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लगी है कि इस इलेक्शन को एक अवामी जो इंतखाब है उसकी तरफ इसको बढ़ाया जाए। बाकी तकरीबन ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स फिलहाल है। एक जमात जो है जिस तरफ आप जा रहे हैं, एक तरफ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हो रही है, एक तरफ पॉलिटिक्स के लिए फील्ड नहीं है, तो तीसरे फरीक को ये लगता है कि वो अगर अवाम में जाएगा तो शायद उसके लिए ये बेहतर है और नौजवानों को एंगेज करे। आपने कहा है कि वो नौजवानों को एंगेज करना, मज़दूरों का और हारियों का मुकदमा है। आपको एक दिलचस्प फैक्ट आपके साथ ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब शेयर करते हैं। तालीम आपने सुना होगा इस 10 निकाती एजेंडे में शामिल था और तालीम का जो मामला है सिंध को लेकर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सिंध सबसे पीछे, 44% बच्चा सिंध का जो है स्कूल से बाहर है और 37% इसमें बच्चियाँ हैं। तो फिर सवाल फितरी तौर पर ये उठता है 15 साल में जब आप इन 44% बच्चों को स्कूल नहीं ला सके तो फिर पूरे पाकिस्तान में मयारी तालीम और वो काउंसलिंग और फैसिलिटेशन, फिर ये दीवाने का ख्वाब, ये कितना आइडियलिस्टिक था वैसे ये मंशूर चलें। अब इस पर आई गए तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सियासी नारे, क्योंकि इंतखाब की बात हो रही है, सियासी नारे इसी तरह की सियासी जमातें लगाती रहती हैं। अगर इन्हीं लोगों के मंशूर की बात की जाए तो वो बड़ी शख्सियत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके भी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और इस तरह के 5 E's जो हैं उन्होंने शामिल किए थे अपने मंशूर में। एजुकेशन भी थी, एनवायरनमेंट भी थी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आप देख लें
کہ گزشتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 50 سالوں میں اگر ہم صرف 50 سالوں کا موازنہ کریں تو سندھ میں زیادہ تر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنا سندھ کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس لیول پہ نیٹ اینڈ کلین اور اس کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکی. اسی طرح سے اندرون سندھ میں دیکھ لیں تو یہ کوئی کارڈ جاری کر دینا یا ان کارڈوں کے اوپر. غلام مرتضیٰ صاحب میں آپ کو سن نہیں پا رہا اور اس بیچ آپ جو ہے وہ رک گئے، لنک کا کچھ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن خیر اب تک کے لیے آپ نے جتنا کنٹریبیوٹ کا آپ کا بہت شکریہ. یہ مجموعی طور پر صورتحال ہے اور ماحول ہے کہ انتخابی موسم ہے، اور دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑا کیجول ہو گیا ہے کہہ دینا کہ اس انتخابی موسم میں دعوے سب کر دیتے ہیں اور پھر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ المیہ ہے ہمارے انتخابات کا اور یہ المیہ ہماری سیاسی جماعتوں کا کہ وعدے کرنے کے بعد ان پر عمل درآمد اور ان کی تکمیل کے لیے کوئی خیر خواہ کوششیں نہیں ہوتی ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں، ذرا پشاور کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ پینشن کے ممکنہ خاتمے کے خلاف اسمبلی چوک پر احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے آج جو دھمکی لگی الیکشن سمیت تمام اضافی جو سرکاری ذمہ داریاں ہوں گی اس کا ہم بوائیکاٹ کریں گے کیونکہ آپ ہماری پینشن ختم کر رہے ہیں. البتہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے روایتی طریقہ کار اپنایا، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کا استعمال ہوا. مناظر کچھ آپ کے سامنے ہیں. مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ 2018 سے بھرتی اساتذہ کو پینشن سے محروم رکھا جا رہا ہے، پینشن ختم کر کے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ جو فرق ہے یا لفظوں کا ہیر پھیر ہے، اس میں کچھ نمبرز کا بھی مسئلہ آئے گا، تو ان نمبرز کے مسئلوں پر جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے یہ احتجاج کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، جس میں لاٹھی چارج بھی ہوا اور آنسو گیس کے شیل بھی برسایا گیا. گو کہ مذاکرات کے ذریعے شاید یہ معاملہ آج کل میں حل ہو بھی سکتا ہے. خیر انتخابات کی بات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے ہم دعووں اور وعدوں کی بات کر رہے تھے. ایک دعویٰ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوں گے، اور شہباز شریف اس کو بار بار ہیمر کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. آج بھی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں انہوں نے خطاب میں یہ دعویٰ کیا کہ میاں محمد نواز شریف ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ دھرنوں اور احتجاج کا ڈھونگ ہمیشہ تاریخ کا سیاہ باب رہے گا. 2014 کو وہ یاد کریں. انہوں نے کہا کہ چینی سفیر، حکومت، خیر خواہوں کی کوششوں پر بھی دھرنے والے نہیں اٹھے تھے. اب نون لیگ دوبارہ الیکشن میں جا رہی ہے، مہنگائی کے طوفان کو ختم کریں گے، ترقی کا سفر بھی دوبارہ شروع ہوگا. ان کے دعوے سنیں. احتجاج اور دھرنے اور لانگ مارچ کا ڈھونگ رچایا گیا ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب رہے گا. ڈھڑائی کے ساتھ اٹھنے سے انکار کر دیا گیا، دورہ مؤخر ہو گیا، اور پھر جا کر وہ اپریل 2014 میں چینی صدر تشریف لائے، اور آپ کی کاوشوں اور محنتوں سے، آپ کی دن رات محنت سے انشاءاللہ آپ میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کروائیں گے. مسلم لیگ نون یہ دعوے کر رہی ہے، اور 2015 میں جو چینی صدر کا دورہ تھا اس کو ڈیلے کرنے کا ذمہ دار جسے وہ ٹھہراتے ہیں، آج ان پر تنقید ہو رہی ہے. خیر پنجاب کی سیاست ہے، اور پنجاب کی سیاست میں جہاں بلاول بھٹو زرداری نے آج انٹری ڈالنے کی کوشش کی ہے، شریف برادران پر تنقید کی ہے، وہیں جمعیت علماء اسلام نے مسلم لیگ نون سے پنجاب میں سیٹیں مانگ لی ہیں. نمبر گیم چل رہا ہے، سب اپنا اپنا حصہ کلیم کر رہے ہیں. جے یو آئی فے نے پنجاب میں 10 قومی اور 25 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ڈیمانڈ کی ہے. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتی ہے. اس کی واضح جو مثال ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے. جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے 20 قومی اسمبلی کی نشستیں، 40 صوبائی مانگی، انہیں 2 اور 7 آفر کر دیں، وہاں پہ گیم خراب ہو گیا. قافلی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو اس طرح سے معاملات مسلم لیگ نون کے پنجاب میں کم از کم لاک ہیں کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی. البتہ جے یو آئی فے اپنا حصہ مانگنے پہنچی ہے. دیکھتے ہیں انکار واضح کب ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اپنے زور پر الیکشن نہیں جیت سکتی. کراچی میں روزانہ گٹر میں گرنے سے بچوں کی اموات ہوتی ہیں. یہ مصطفیٰ کمال نے آج میڈیا سے بات کی اور کہا کہ بلاول لاہور شہر کو شہر قائد جیسا بنانے کی بات نہیں کر سکتے. وہ کس طرح سے تنقید کریں بلاول پر، ذرا وہ بھی سنیں. پارٹی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ اپنے پیسے اور اپنے پاور کے اپنے ایڈمنسٹریشن کے بلبوتے پہ سمجھتی ہے کہ وہ کراچی پہ قبضہ کر لے گی یا وہ جو ہے وہ اور جگہوں پہ سیٹیں لے لے گی. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پاکستان میں جا کر جہاں پر 15 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے ان انٹرپٹیڈ سندھ میں، وہ کہیں پر اپنی ایک یونین کاؤنسلز بھی ماڈل یونین کاؤنسلز کے طور پر نہیں دکھا سکتے. اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے لاہور میں
खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खड़े होकर कि शहर वालों, लाहौर वालों, हमें वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में रोज़ाना इतलात आती हैं कि गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। लाहौर वाले कहेंगे हमारे बच्चे भी गटर में गिरकर मरेंगे। कराची में लोग पानी खरीद कर पीते हैं, लाहौर वाले कहेंगे हमें भी फिर पानी खरीद कर पीना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी ने कराची जैसा हमें बना दिया। साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल सालेह हयात आज मुस्लिम लीग नून के हो गए। उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मखदूम फैसल को उनके ग्रुप समेत खुशामदीद कहते हैं। मखदूम फैसल की शमूलियत से नून लीग और नवाज शरीफ की क़यादत को तक़वियत मिलेगी। इलेक्शन में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में नए सफ़र का आगाज़ होगा। सुने। मखदूम फैसल सालेह हयात साहब का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और अपनी सारी PMLN क़यादत की नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएँ लेकर आया हूँ मखदूम साहब के लिए, और उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज को ज्वाइन करने के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनको दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहते हैं। तो इस इंतखाबी मौसम में तमाम सियासी जमातें इत्तेहाद कर रही हैं, इत्तफाक कर रही हैं, शमूलियतें भी हो रही हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने चैलेंज है इलेक्शन प्रोसेस का, इलेक्शन डे का, और उस दिन सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मामला है जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इजलास हुआ है। अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस एहलकारों की क़िल्लत से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। इंतखाबात में पुलिस एहलकारों के मुतबादिल कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से मुतालिक भी डाटा तैयार किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहां कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और दीगर मराहिल और दीगर मामलात को डील कर रहा है, वहीं साथ ही साथ जो इलेक्शन डे है उस दिन के लिए जो सिक्योरिटी का मामला है उसको लेकर भी मुताल्लिक़ा महकमों से ब्रीफिंग्स ली जा रही हैं, उनके नंबर्स लिए जा रहे हैं कि प्लान क्या है, क्या हो सकता है। NA 122 की बात करें तो यहाँ पर बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर हुआ है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मियाँ नसीर। एतराज़ उन्होंने दायर किया है, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर गए, मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक़ चेयरमैन PTI सदा याफ्ता हैं, इसलिए इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है। हल्का है NA 122 का, लाहौर से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं बानी PTI, और क्योंकि तोशाखाना केस में उनको सज़ा हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नाअहल डिक्लेयर किया है, तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। और ये एतराज़ नून लीगी उम्मीदवार लेकर गए रिटर्निंग ऑफिसर के पास। बिलावल भुट्टो के कागजात पर भी एतराज़ लगा है। हल्का है NA 127 लाहौर का, और कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया गया है। एक शहरी ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ की दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा करवाई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। बिलावल ने कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग सियासी जमातें हैं, 3P और 4P। पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब ने बताया था। तो शहरी ने एतराज़ आयद किया है कि ये इलेक्शन एक्ट की बेसिकली खिलाफ वर्जी है और इसको देखा जाए। अब बताया जा रहा है कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी के जो कागजात हैं ये स्क्रूटनी के प्रोसेस से कल गुजरेंगे। तो ये एतराज़ किस हद तक एंटरटेन होता है या नहीं होता इसको देख लिया जाएगा। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह से इस मामले को एग्जीक्यूट करती है। दो सियासी जमातें के ऊपर इंतखाबी निशान का मामला था, पाबंदी तो फिर दूसरे नाम से रजिस्टर करवाया गया। खैर ये कल पता चल जाएगा कि 127 से बिलावल इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। लेकिन सिर्फ बिलावल पर यह एतराज़ नहीं लगा या बानी PTI पर एतराज़ नहीं लगा, बल्कि मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लगा है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, सीनियर नायब सदर हैं, उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ सरगोदा के हल्का PP 80 से लगाया गया। PP 80 सरगोदा का सूबाई असम्बली का हल्का। मकामी वकला ने एतराज़ात रिटर्निंग अफसर के पास दाखिल करवा दिए हैं और एतराज़ ये है कि कागजात नामजदगी में मरियम नवाज़ के असल दस्तखत नहीं हैं। मरियम नवाज़ सज़ा याफ्ता हैं, उन्होंने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए हैं। तो जो असासे हैं वो 2018 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए एक चैलेंज बने रहे और अभी भी एक हल्के में एतराज़ आयद किया गया कि उन्होंने एक तो दस्तखत असल नहीं किए, ये एक फ़ॉन्ट का भी मसला रहता है, फिर अब ये दस्तखत का भी मसला आ गया और अब दूसरी तरफ ये कि असासों का मामला भी उनके साथ लगा दिया गया। खैर कौमी असम्बली के 6 हल्कों में 154 उम्मीदवार आमने सामने हैं और कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले 33 उम्मीदवारों की उम्रें जो हैं वो 60 साल से ज़ायद हैं। NA 149 में जहांगीर खान तरीन और जावेद हाशमी में मुकाबला होगा, जबकि कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। हल्का NA 148 में सिकंदर हयात बोसन, यूसुफ रज़ा गिलानी और अमजद हुसैन में मैच पड़ेगा। NA 153 से मलिक लाल मोहम्मद और दीवान आशिक बुखारी ज़ोर आजमाई करेंगे। तो ये 6 हल्के हैं, 154 उम्मीदवार हैं
اور یہ 154 امیدواروں میں کون کون سے ہیوی ویٹس ہیں وہ آپ کو ہم نے بتایا. ہم آپ سے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.